ठीक है बेटा। अब आप कह रहे होंगे इसको सिंपल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्यों नहीं कहा गया, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों कहा गया? तो बेटा अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, ठीक है, तो ये दो तरह की है, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, और दूसरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, वैसे तो तीसरी टाइप भी है जिसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है जी, हमारा जो प्राइमरली फोकस होगा, इनकम वाले इसको बैलेंस शीट कहते थे, यहां सीए में इसका नाम बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। चलते हैं जी आगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेटा भी सिंपल ये समझ लें कि ये जो हायर मैनेजमेंट है, जो बेसिकली प्लानिंग कर रही होती है चीजों की, डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, ठीक है, प्लानिंग कर रही है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर रही है, और अपनी मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करती है, जो गाइडलाइंस जो लेती है, तो ये सारा कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चीज कितने की बनी, जब आप मैन्युफैक्चरर थे तो याद है मैंने कहा था पहले आप चीज बनाते खुद हैं और फिर सेल करते हैं, तो आपने वो चीज कितने की बनाई उसकी क्या कैलकुलेट करते हैं आप, कॉस्ट, तो वो वाली अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। ये सिंपल वे में बेटा, सिर्फ इसका बड़ा शॉर्ट कह लें कि वो एरिया है, इसकी बाउंड्रीज, स्कोप, ये सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करती है। ठीक है, और जो मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पे बेटा जो अकाउंटिंग है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट भी आ रही है, जिसमें सेल प्राइस रेवेन्यू भी आ रहा है, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन भी देखते हैं। इसलिए उसने वर्ड यूज किया इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। हमारा फोकस जो है वो किस पे होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने कहा एक लाइन जो है उसमें भी कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए कि यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी रहे, अकाउंटिंग क्यों नहीं लिखा हुआ, तो आपको पता लग जाए कि इसके ट्रीज हैं, 3 ट्रीज हैं अकाउंटिंग के। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को जो इदारा रेगुलेट करेगा, जो रूल्स बनाएगा, जो इसको सुपरवाइज करेगा, वो कौन सा होगा, कैसे होगा, उसके क्या रूल्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको आज स्किप कराऊंगा, शायद 2 दिन बाद पढ़ाऊं इस चैप्टर में से। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस से मैं आपको कराऊंगा आपने वैसे ही करना है, वो हम छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, हम उसको उसके टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ चैप्टर में कुछ चीजें आगे पीछे हैं, तो मैं आपको जो जहां जिसकी जैसे सीक्वेंस बनती है, जिससे इजी लगे वैसे मैं आपको ये साइकिल मुकम्मल कराऊंगा, फिर आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हमने स्किप क्यों किया। जब हमने दोबारा उसको पढ़ा तो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, हम उसको उसके टाइम पे पढ़ेंगे, यूं समझ लें। लीजिए जी, पहला बेसिकली हमारा सेक्शन जिसमें कहा गया कि पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों बनाई गई, क्यों पढ़ रहे हैं। कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ टर्म डिस्क्राइब्स मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है, मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स for business transactions and other items of a financial nature, कि जितने भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होंगी एक तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें, ठीक है, और फाइनेंशियल नेचर्स के जो अदर आइटम्स हैं उनका भी जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करें। ना सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करें, एंड आगे क्या है, रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ना सिर्फ उस रिकॉर्ड को मेंटेन करें बल्कि रिपोर्ट भी करें किसी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन और किसी एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आपको याद होगा तो हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ये 2 टर्म्स पढ़ी थी, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या किसी को याद आया? हमने कहा था फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स और लायबिलिटी से पता लगती है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे पता लगती थी बेटा, शाबाश बताएं, फीमेल वाली साइड से बताएं बेटा, नूर फातिमा, लारे,
जी, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे पता लगती थी? वेरी गुड, प्रॉफिटेबिलिटी से, प्रॉफिट और लॉस से। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से, बिल्कुल ठीक हो गया बेटा। चलिए यहां पर अब मैं साथ साथ आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ाऊं बेटा। एक हमने कहा फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, और एक हमने कहा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक हो गया बेटा। ये दोनों चीजें वो हमें बता रहा है कि किसी स्टेटमेंट के थ्रू हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये किसी स्टेटमेंट के थ्रू हम दोनों चीजें रिपोर्ट करेंगे। क्या? फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं कि जिस स्टेटमेंट के थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट होती है उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है बेटा, कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिससे किसी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी? तो सिंपल आंसर है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको शॉर्ट करके SOFP भी पढ़ा जाता है और इसको ओल्ड टाइम में बैलेंस शीट भी कहते थे। ठीक है बेटा, इसका पुराना नाम जो है वो बैलेंस शीट था। दूसरी है कि किसी एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बेटा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इसको हम जिस स्टेटमेंट से कम्युनिकेट करते हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको बेटा शॉर्ट करके SOCIB कहा जाता है और इसका ओल्ड नेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। इसको कई बुक्स में इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। जी बेटा बताएं मुझे, ये दो बातें आपको याद रहेंगी आज के बाद। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पता लगती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पता लगती है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चीजें होती हैं? फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चीजें होती हैं स्टेटमेंट के अंदर? ये जो हमने स्टेटमेंट सभी बनाई हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जिससे फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है? तो बेटा याद रखिएगा, इनमें एसेट्स होते हैं, इनमें लायबिलिटीज होती हैं और इनमें आपकी इक्विटी होती है। ठीक है, ये किसके कंटेंट्स हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या चीज होती है बेटा? इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें इनकम होती है और इसमें एक्सपेंसेस होते हैं। ले बेटा बात क्लियर हो गई? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे पता लगती है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या होता है? इनकम और एक्सपेंसेस जिसका नेट रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस आता है। कल कुछ बच्चे ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे कि ये रेवेन्यू और इक्विटी एक चीज होती है, ये रेवेन्यू या प्रॉफिट एक चीज होती है। बहुत डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, बहुत डिफरेंस है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद सीख लेंगे हाँ जी कि इसमें फर्क क्या है। अगर किसी चीज के कुछ नेम्स हैं तो उनकी कोई रीजन होगी। ठीक है, ओके जी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसे किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगती है तो लाइबा उसका हमने शॉर्ट नेम रखा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और इसका पुराना नेम प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट भी है। ठीक है, इसमें दो चीजें आती हैं, इस स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं, एक होती है कंपनी की इनकम और दूसरी कंपनी के एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस को जब नेट करते हैं या हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस। लाइबा आप बताएं शाबाश, अगर हमें इनकम 500 की हो और आपके एक्सपेंस 300 के हैं तो क्या प्रॉफिट होगा या लॉस और कितना होगा? बॉयज आप भी शाबाश बताएं।
अगर इनकम 500 की है और एक्सपेंस 300 के हैं तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस? जी ठीक है, 200 का प्रॉफिट होगा। ओके हो गया बेटा, क्लियर हो गया? चलें आगे चलते हैं। तो वर्ड निकला था जी, बात कहां से चली थी? बात जहां से चली थी कि रिपोर्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फिर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका जो ऑब्जेक्टिव हो गया वो क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्टिव हो गया कि एक तो अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करती है, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के और फाइनेंशियल नेचर के, और दूसरा किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करती है। तो बेटा ये दो लाइंस आपको याद होनी चाहिए, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। दो ये लाइनें होंगी और दो लाइनें कोई और होंगी। वो आपसे पूछेगा ABCD में से बताएं कौन से ऑप्शन दो हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है। नीचे कह रहे हैं द टर्म एंटिटी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एंटिटीज इंक्लूड्स कंपनी, पार्टनरशिप एंड बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडर्स। तो एंटिटी से मुराद बेटा वो बिजनेस है, वो पार्टनरशिप हो सकता है, वो सोल, कोई भी बिजनेस है किसी भी फॉर्म में, उसको वो एंटिटी कह रहा है। ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है, कंसर्न, बिजनेस कंसर्न। ओके हो गया जी, आगे चलें। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम की बारी आ गई कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग सिस्टम में बेटा हमें बताता है कि बिजनेस एंटिटीज ऑपरेट अ सिस्टम टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दिस सिस्टम इज कॉल्ड बुक कीपिंग सिस्टम। वो हमने कहा था ना कि पहले ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन से फिर बेटा हम जो है रिकॉर्डिंग करेंगे, उस रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें ये सारा कुछ आ जाएगा कि रिकॉर्डिंग करने से लेके रिपोर्टिंग तक, स्टेटमेंट बनाने तक हम किन मराहिल से गुजरते हैं, किन फेजेस से गुजरते हैं। दूसरे मायनों में कह सकता हूं कि ये जो सारे स्टेप्स होंगे, ये सारे स्टेप्स होंगे, इनको अगर मैं दो वर्ड्स में लिख दूं तो मैं कहूंगा कि हम आप पढ़ेंगे आज कि हमारी जो अकाउंटिंग साइकिल जो है वो क्या है। ऐसी ना अकाउंटिंग साइकिल हमारी क्या है कि जिसमें फेजेस इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने तक। ओके हो गया बेटा? अकाउंटिंग साइकिल हम पढ़ेंगे कि कहां से काम स्टार्ट होता है यानी कि रिकॉर्डिंग से, और कहां जाके खत्म होता है रिपोर्टिंग पे, और इस दौरान दरमियान में कौन कौन से फेजेस आते हैं। ओके जी, कहते हैं all large business and small ones also have a bookkeeping system for recording the financial details of their business transactions on a regular basis. This bookkeeping records of a business are often referred to as the accounts of the business. ठीक है, और कहता है वो जो रिकॉर्ड मेंटेन किए होते हैं उनका उसने एक टेक्निकल नेम थोड़ा सा यहाँ पे आपको दे दिया। क्या दे दिया जी? अकाउंट्स। भाई याद है अगर किसी ने आप में से बैंक में अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं, लाइक जो आउट स्टेशनर हैं उनको घर से पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट मेंटेन होता है, ऐसे बेटा। तो हर बैंक में डिफरेंट कस्टमर्स के अकाउंट मेंटेन होते हैं ताकि उस अकाउंट में पता लगाया जा सके कि आपकी क्या ट्रांजैक्शंस हैं। दो ही तरह की ट्रांजैक्शन होगी ना, या पैसे आपने डिपॉजिट किए होंगे या पैसे आपने विदड्रॉ किए होंगे, ऐसे ही जी। अच्छा बेटा अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपका बेसिकली एक कंसेप्ट चेक करने लगा हूं कि अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूं, स्क्रीन भी यूज करता हूं इसके लिए ताकि आसानी हो सबके लिए, कि इफ वी डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, तो बेटा ये जो कैश है जो हमने बैंक में जमा करवाया, दूसरे मायनों में ये जो बैंक बैलेंस है, ठीक है, ये मुझे बताइएगा कि आपका जो बैंक बैलेंस है ये बेटा डिपॉजिटर के लिए, ठीक है, डिपॉजिटर के लिए एसेट है या लायबिलिटी। जिसने पैसे जमा करवाए हैं उसके लिए ये एसेट है बैंक बैलेंस या लायबिलिटीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब पता लगेगा असल बात, अब पता लगेगी असल बात जनाब। अब जरा मुझे ये बताएं
कि हमने जो बैंक में पैसे जमा कराए, ठीक है बेटा, वो हमारे लिए एसेट हो गया। अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक में जो कस्टमर ने कैश जमा कराया वो कैश बैंक का एसेट है या बैंक की लायबिलिटी है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट है या लायबिलिटी है? वो पैसे बैंक के अपने हैं या उसने वो पैसे वापस करने हैं, किसी के बिहाफ पे वो पैसे उसके पास हैं? वेरी गुड, शाबाश, लायबिलिटी है। ठीक है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैश जमा हुआ है, जो बैंक के पास पड़ा है, वो बैंक का अपना नहीं है, वो किसी ने इसके पास इमानतन लिखवाया हुआ है, तो वो बैंक की लायबिलिटी है। ओके, अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो पैसे आपके मोबाइल अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, ठीक है, आपके मोबाइल अकाउंट में जो बैलेंस है, मैं लिख लेता हूं स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल बैलेंस, ठीक है, ये बेटा आपका एसेट है, लायबिलिटी? मोबाइल बैलेंस आपका एसेट है, शाबाश शाबाश। तो आज हम फिर एक और चीज भी पढ़ लेते हैं। जिन जिन ने आज फीस डिपॉजिट नहीं करवाई, ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो ड्यू थी, तो वो उनकी बेटा क्या होगी? शाबाश, वो उनकी होगी लायबिलिटीज। ओके, चलिए बेटा, उसके बाद बेटा चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, ये भी हम स्किप करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम बाद में पढ़ेंगे, वाउचर वगैरह, बुक्स ऑफ अकाउंट चलें, छोड़े सारा कुछ, अब जरा इधर स्क्रीन पर आ जाए, फिर हम दोबारा बुक पे चलेंगे वापस। ले जनाब, कल हमने डेफिनेशन बेटा पढ़ी थी बिजनेस की, आज हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं अकाउंटिंग की। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें। आज हम अपनी अकाउंटिंग जो है उसको हाथ लगाने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं। अल्लाह पाक जो है ये आसानियां पैदा करे आप सबके लिए। बेटा ये जरा डेफिनेशन में लिख रहा हूं, तो आपने इस डेफिनेशन को याद भी करना है, और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस डेफिनेशन को समझना है। जिस बच्चे ने ये डेफिनेशन समझ ली, पूरा चैप्टर आज कवर कर लेगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन पे ही आज हमने डिस्कशन करनी है। ये बेटा डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, तो कहते हैं accounting is an art of accounting is an art of recording, ठीक है, classifying, accounting is an art of recording, classifying, summarizing, and reporting financial transaction of an entity। जी बेटा, ये सबको स्क्रीन पे नजर आ गई डेफिनेशन? चलें बेटा, अब हम जरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे इस डेफिनेशन का, और इस पे बहस करेंगे। Accounting is an art of recording, classifying, summarizing and reporting। ठीक है,
तो बेटा कोई बताएगा अभी तक कितने फेजेस आपको इसमें नजर आ रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किए? 4। सब पार्टिसिपेट कीजिएगा, सब इसको समझिएगा, और जब तक आपको समझ नहीं आती बेटा बार बार पूछें, 50 मरतबा पूछें, कोई हेजिटेशन नहीं है। यूं समझ लें कि बिल्डिंग बनाने के लिए हम उसकी बेसमेंट आज बना रहे हैं, ठीक है? आज हम बेस सेट करने लगे हैं, 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज जो है वो है रिकॉर्डिंग का, ठीक है? दूसरा फेज है क्लासिफाइंग का, तीसरा फेज है समराइजिंग का, और चौथा फेज है रिपोर्टिंग का। ओके बेटा, अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आपने जवाब देने हैं। कौन सा ऐसा फेज है जिसमें हर चीज रेडी है और ऑनर्स उसको यूज करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? कौन सा फेज है? फेज 1 2 3 4। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे करें ना, शार्ट इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। वेरी गुड, ठीक है। कौन सा ऐसा फेज है जिसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है? अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन ये है कि बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है। वेरी गुड, समरी बन चुकी है, इंफॉर्मेशन की समरी बन चुकी है। अच्छा बेटा, मुझे बताएं कौन सा ऐसा फेज है जिसमें टुकड़े बने होंगे इंफॉर्मेशन के? ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। कौन सा ऐसा फेज है? वेरी गुड, क्लासिफिकेशन। और बेटा कौन सा ऐसा फेज है जिसमें ना समरी है, ना रिपोर्ट हो सकता है, ना टुकड़े बने हैं, बल्कि जो कुछ है सिर्फ रिकॉर्ड करी आ रहे हैं, जो कुछ रिकॉर्ड करी आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं सारा कुछ? पहला फेज। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा जब आप एडमिशन लेने आए तो स्कैन सबसे पहले आपका डाटा अपनी बुक्स में क्या करेगा? गुड, रिकॉर्ड करेगा। वेरी गुड, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? समझेगा, शाबाश। बिल्कुल इसी पेज से चलना है, इसी जो है पार्टिसिपेशन से आपने चलना है। रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद बेटा वो आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन AFC और CAF? तो वो बेसिकली आपको क्या कर रहा होता है अपनी बुक्स में? वेरी गुड, क्लासीफाई कर रहा होता है। और फिर AFC में भी पूछता है चारों पेपर लेने हैं या कोई एक पेपर लेना है? इसका मतलब है रिकॉर्डिंग होने के बाद क्लासिफिकेशन हो जाती है, ठीक है? और बेटा जब आपको कह दिया जाता है कि 15 लास्ट डेट है और 15 तारीख के बाद फिर वो आपस में अपनी क्या बनाते हैं बुक्स में कि कितने एडमिशन हो चुके, ठीक है? उसकी बनाते हैं समरी कि AFC में इतने एडमिशन हुए हैं, और फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कि उसके जनाबेला QM के इतने एडमिशन हैं, और उसके जनाब जनाबेला इंग्लिश के इतने एडमिशन है, फंक्शन इंग्लिश के, बिजनेस मैनेजमेंट के कितने हैं, और IT के इतने हैं। ओके बेटा, ये समरी बना के फ्रंट डेस्क वाले अपने पास रख लेते होंगे, या फिर मैनेजमेंट को वो समरी, टेक्निकल वर्ड क्या है? मैनेजमेंट को वो समरी, यस, रिपोर्ट करते होंगे, ठीक है? रिपोर्ट करते होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा इसी इंफॉर्मेशन को, इसी साइकिल को, इसी तरह की एक एग्जांपल को हम जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है? सबसे पहले हमारी क्या होंगी? ट्रांजैक्शंस। तो मैं कहूंगा कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब स्क्रीन पे देखिएगा, सिर्फ स्क्रीन पे देखिएगा, क्योंकि फेज आपने समझ लिया। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन किस किस की होंगी? वो इनकम की भी होंगी, वो एक्सपेंसेस की भी होंगी, वो एसेट की भी होंगी, वो लायबिलिटी की भी होंगी, वो कैपिटल की भी होंगी, एंड सो ऑन। जब बेटा सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिया तो हमें पता है ना कि हमने तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखनी है और हमने तो फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी है। तो क्या सारी चीजों से मिलकर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन बनती है, कि कुछ सेट हमने बनाए थे कि इनकम और एक्सपेंस से कुछ और चीज बनती है, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी से कुछ और चीज बनती है? तो फिर सारी रिकॉर्ड की हुई चीजों को हम आपस में क्या करेंगे?
क्लासीफाई करेंगे। और बेटा क्लासिफिकेशन के लिए हम उनके अकाउंट बना लेंगे, इनकम का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, एसेट के अकाउंट बना लेंगे, लायबिलिटीज के अकाउंट बना लेंगे, इक्विटी कैपिटल के बना लेंगे। तो इनका दूसरा नाम अकाउंटिंग के जो अकाउंट्स होते हैं वो दूसरा नाम बेटा लेजर भी है, ठीक है। इसका मतलब है पहले रिकॉर्डिंग होती है और फिर क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। अच्छा बेटा, जो रिकॉर्डिंग होती है वो कोई ना कोई बुक्स तो होगी ना जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। याद रखिएगा, जिस बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है उसका नाम है जर्नल, और इसका दूसरा नाम था डे बुक। ठीक हो गया। तो अगर मैं कहूं पहला स्टेप कौन सा है, आप कहेंगे रिकॉर्डिंग का। भाई रिकॉर्डिंग किस चीज की होती है, आप कहेंगे ट्रांजैक्शन की। मैं कहूंगा उसमें बुक कौन सी यूज होती है, आपने कहना जर्नल। ऐसे ही है जी। और जर्नल का दूसरा नाम क्या है, डे बुक, ठीक है, डे बुक। फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई रिकॉर्डिंग के बाद अगला स्टेप क्या है, आप कहेंगे क्लासिफिकेशन। जो कुछ ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की हैं इनको अपने अकाउंट्स या अपने लेजर में पोस्ट कर दें। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा पोस्टिंग जो होती है, जो क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन जो होती है, ये क्लासिफिकेशन किस बुक्स में होती है, तो व्हाट विल यू आंसर। अगर डे बुक में रिकॉर्डिंग होती है तो क्लासिफिकेशन किस बुक में होती है, जी शाबाश, क्लासिफिकेशन होती है लेजर में, अकाउंट्स में। ओके, जब बेटा आपने लेजर बना लिए, जब आपने लेजर बना लिए, इनकम का लेजर बन गया होगा, एक्सपेंस का लेजर बन गया होगा, एसेट का लेजर बन गया होगा, लायबिलिटी का लेजर बन गया होगा, एंड सो ऑन। तो फिर आप जब आपका साल खत्म होगा, आप बैठ के देखना चाहेंगे ना कि भाई हमारी कितनी इनकम है, हमारे कितने एक्सपेंसेस हैं, हमारे कितने एसेट हो गए, साल के बाद कितनी लायबिलिटीज हैं। तो फिर आपने वो जो लेजर बनाए होंगे उनका बैलेंस करेंगे, उनका टोटल करेंगे कि कितनी टोटल इनकम है, कितने टोटल एक्सपेंसेस हैं। तो जब आप उन अकाउंट का टोटल कर रहे होंगे, आप उस अकाउंट को जो है बैलेंस कर रहे होंगे, तो फिर बेटा तीसरा स्टेप क्या कर रहे होंगे आप तमाम लेजर्स की, शाबाश, बेशक पहले 2-3 लेटर लिख लिया करें, आप तमाम लेजर्स की क्या बना रहे होंगे, समरी बना रहे होंगे, ठीक है, तमाम लेजर्स की बेटा समरी बना रहे होंगे, ठीक है। और जो समरी बेटा हम बना रहे होंगे, उस स्टेटमेंट या वो बुक या वो फॉर्म या वो पेज जिसपे तमाम लेजर का, एक पेज पे कहेंगे ना, हाँ जी बताएं जनाब ये एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, इनकम कितने हैं, एक्सपेंस कितने हैं, ठीक है, उसका नाम है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। तो अभी तक हमने 3 तरह के रिकॉर्ड्स देख लिए। सबसे पहला रिकॉर्ड जो है वो किन बुक्स में रिकॉर्ड होता है बेटा, सबसे पहली ट्रांजैक्शंस किस बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं, जर्नल, वेरी गुड। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन कहां होती है, क्लासिफिकेशन कहां होती है, शाबाश, अकाउंट्स या लेजर में, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर बेटा समरी जहां तैयार होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो मैं अपने बच्चों को इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखवा दूं ट्रायल बैलेंस की, ताकि ये भी पता लग जाए। ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस, ठीक है, अ लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस। अब आपको समझ भी आ गई होगी, अच्छा कि जो लेजर के टोटल थे अगर हम उसको एक लिस्ट में जाके लिख दें तो एक वो पेज बन जाएगा जिसमें हर लेजर का नाम होगा और सामने उसका बैलेंस होगा, हर लेजर का नाम होगा और सामने इसका टोटल होगा, ठीक है। तो इस लिस्ट का आज हमने एक नाम क्या रख दिया, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस बन गया और उसमें इनकम भी आ गई, एक्सपेंस भी आ गए, एसेट भी आ गई, लायबिलिटी भी आ गई, तो अब हम इनकम और एक्सपेंस को एक साइड करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उस ट्रायल बैलेंस से इनकम और एक्सपेंस को एक साइड पे करके क्या निकाल सकते हैं,
प्रॉफिटेबिलिटी, शाबाश। इनकम और एक्सपेंस को एक साइड पे निकाल के क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है फहीम, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और फिर बेटा फिर हम वो जो एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी बच गए होंगे उनसे हम किसी एंटिटी की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस में इनकम और एक्सपेंस से तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, और बेटा वो जो एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी बच गए थे उससे किसी एंटिटी की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये गलत, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो हम उससे फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एसेट, लायबिलिटी और इनकम एक्सपेंसेस से, ठीक है बेटा। चलिए ओके जी, आगे चलते हैं। इसका मतलब है जब आपके पास इनकम एक्सपेंस से प्रॉफिट लॉस पता लग गया, आपके पास एसेट लायबिलिटी पता लग गई और प्रॉफिट हुआ, तो आप खुशी खुशी जो है अकाउंटेंट मालिक को ढूंढ रहा होगा कि सर देखिए हमने जो कारोबार किया था कितना प्रॉफिट हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है। बेटा ये उसके जाके कान में बताएगा, उसको एसएमएस करेगा, ठीक है, उसको ईमेल करेगा, या किसी प्रोफेशनल वे से किसी स्टेटमेंट्स में जाके उसको रिपोर्ट करेगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, प्रोफेशनल वे में रिपोर्ट करेगा। और वो रिपोर्ट बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनती हैं उनका टेक्निकल नेम क्या होगा, जिनमें ये सब कुछ रिपोर्ट होता है उसका टेक्निकल नेम कौन बताएगा? कल हमने पढ़ा था, यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलें, मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक डेफिनेशन अभी तक हमने जो कुछ किया वो आप सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होगा। तो अब बेटा मैं इसकी एक और एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने वाला हूं ताकि मजीद क्लियर हो। चलें, रेडी है सब? आपने शॉर्ट वे में एब्रीविएशन के साथ बेशक मुझे रिपोर्ट कर दीजिएगा। चलें बेटा, मुझे बताएं, लेजर पहले बनते हैं या जर्नल? लेजर पहले बनते हैं जर्नल? बिल्कुल ठीक है, ओके। तो फिर बेटा याद रखिएगा, जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है और लेजर यानी कि जो है उनमें पोस्टिंग होती है। तो कोई अगर आपसे कहे मैं पोस्टिंग कर रहा हूं तो वो कौन से फेज पे होगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे? वेरी गुड, ठीक है, ये टेक्निकल बात भूलनी नहीं है। एग्जामिनर बात का वर्ड यूज करेगा, पोस्टिंग एरर हो गई, पोस्टिंग एरर हो गई। तो पोस्टिंग एरर का मतलब क्या है बेटा? पहले फेज पे एरर हुई है, दूसरे फेज पे, जर्नल में हुई है, लेजर में? शाबाश, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे बताएं कि अगर मैंने कोई ऐसा पेज देखना हो जिस पे तमाम लेजर का बैलेंस लिखा हो, ठीक है, तमाम लेजर का बैलेंस लिखा हो, तो उसको बेटा मैं टेक्निकली क्या कहता हूं? उसका नाम क्या होगा? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फेज है समरी बनाने का और बुक का नाम है ट्रायल बैलेंस, ठीक है बेटा, इस तरह याद रखिएगा। ये जो मैंने ग्रीन किए हुए हैं ये हैं फेजेस, और इनके साइड पे जो मैं ये सर्कल कर रहा हूं, ठीक है, इनके साइड पे जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये बेसिकली वो बुक्स या वो टेक्निकल स्टेटमेंट्स है जहां पर हम आप इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। फेजेस और चीज है और उन फेजेस में जो बुक्स यूज होती हैं वो मैंने सर्कल कर दी हैं, ठीक हो गया? अब क्लियर हो गया ना? ओके बेटा, तो बताएं रिपोर्टिंग किस में की जाती है? रिपोर्टिंग किस में की जाती है? रिपोर्टिंग किन में की जाती है? शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कामरान, ठीक है। तो इसका बेटा मैं नाम क्या लगाऊं? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है बेटा। कई बुक्स में
इसको कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बजाय कई बुक्स में बेटा इसको कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये दोनों नाम याद होंगे आपको, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किन चीजों से मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं? बेटा याद है, चलिए आपको एक और चीज समझाऊं ताकि मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आप उसकी एक बुक होती है बनी बनाई, एडमिशन से पहले आपको मिलती है। मैं देखते हैं कौन उसका नाम बताएगा, जिसमें लिखा होता है कि आपकी फीसिस क्या होंगी, जिसमें लिखा होगा फैकल्टी क्या होगी, जिसमें कोर्सेज लिखे होते हैं, जिसमें जो है तमाम का बायोडाटा लिखा होता है। फिर आप जजमेंट करते हैं कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वेरी गुड, गर्ल्स जीत गई जी। उन्होंने पहले बता दिया कि प्रोस्पेक्टस, बिल्कुल ठीक है जी, प्रोस्पेक्टस। कामरान को प्राइस भी याद है, अकाउंटेंट है ना, वो 500 लगे थे, 500 तो मिलता है, ठीक है। तो ये होते हैं अकाउंटेंट लोग, उनको प्राइस भी याद है। कामरान क्यों डील कर दिया, मैं तो मजाक कर रहा था यार, शहजादे सीरियस ना हुआ करें, हम तो ये घर है हमारा, क्लास जो है ना। अच्छा जी, चले जी। तो वो प्रॉस्पेक्टस होता था बेटा, जिससे आप आइडिया लगाते थे कि मैंने किस कॉलेज जो है मुझे सूट करेगा और मैं वहां जाके एडमिशन लूं। सिमिलरली एक इन्वेस्टर जो होता है वो भी कंपनी का किसी बिजनेस का प्रॉस्पेक्टस मांगता है। तो फिर हम कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस है बेटा, उसका हमने क्या नाम रखा हुआ है? शाबाश, जिसको बात समझ आ गई है नाम लिख दे। तो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस कौन सी चीज रोल प्ले कर रही होगी? ये शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये कंपनी का प्रॉस्पेक्टस के तौर के ऊपर रोल प्ले कर रही होंगी। ओके, और इन्वेस्टर जो है हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा और इसकी जो है वो पोजीशन परफॉर्मेंस चेक करके फिर देखो मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। ओके बेटा, आइडिया समझ आ रहा है ना कि बुक्स उनका क्या रोल होता है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है, कौन सी चीज मिलके सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। नंबर 1 जो पहली बुक है बेटा उसका नाम है स्टेटमेंट of comprehensive income। नंबर 2 जो स्टेटमेंट है बेटा उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। नंबर 3 जो तीसरा नाम है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। नंबर 4 है बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और लास्ट में बेटा नंबर 5 में है, लास्ट में बेटा नंबर 5 में है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी सबसे पहले बताएं कि कितने कंपोनेंट्स हैं मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं? 1 2 5 7। अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने हैं तो बेटा आप क्या बताएंगे? हाउ मेनी? 5। पहला कौन सा है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको आप एसओसीआई कहेंगे। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप एसओएफपी कहेंगे, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, फिर है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको एसओसीई कहेंगे, और आखिर में है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप कहेंगे इनमें से 2 तो हमने पहले ही पढ़ लिए, अच्छा हुआ तो 3 और याद कर लेते तो हमारा सवाल भी याद हो जाएगा। बेटा मुझे कोई बताएगा कि इनमें क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिससे किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगती है?
इनमें से कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिससे किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगती है? वेरी गुड। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का बताती है। और दूसरी किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का बताती है। आप कहेंगे ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा है बेटा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसमें हम ये देखते हैं, आखिर में लिखा हुआ फ्लोज में एस है, यानी कि इसमें इनफ्लो भी होगा और इसमें आउटफ्लो भी होगा। तो बेटा बताएंगे कि ये इनफ्लो और आउटफ्लो क्या आपको समझ आ रही है? इनफ्लो आउटफ्लो की इनकम से क्या होगा? रेवेन्यू से इनकम से क्या होगा? इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? जब हमारी इनकम हो रही होगी इनफ्लो हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। और बेटा जब हम एक्सपेंसेस पे करेंगे तो क्या होगा? ओके। अच्छा, फिर एक और बात बताएं, क्या इनकम एक्सपेंस से इनफ्लो आउटफ्लो होता है या आउटफ्लो इनकम एक्सपेंस के अलावा भी हो सकता है? अब जरा आज सोचना शुरू करते हैं, क्या ये इनफ्लो आउटफ्लो सिर्फ इनकम और एक्सपेंस से होता है या ये और तरह भी हो सकता है? लाइक अगर हम अपनी कोई लायबिलिटी पे करेंगे, अगर अपनी कोई लायबिलिटी पे करेंगे तो बेटा इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? राइट। इसका मतलब है एक्सपेंसेस से भी आउटफ्लो होता है, लायबिलिटी पे करने से भी आउटफ्लो होता है। अच्छा बेटा, इनफ्लो इनकम से ही होता है या अगर हम बैंक से कोई लोन लें तो वो भी इनफ्लो होता है? अगर बैंक से लोन लेंगे तब भी कैश का इनफ्लो होगा। कामरान आप कह रहे हैं डेप्रिसिएशन, हम जाके देखेंगे कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, क्या डेप्रिसिएशन कैश होता भी है कि नहीं? डेप्रिसिएशन में तो कैश ही नहीं होता बेटा, ये तो नॉन कैश आइटम है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे सब लोग जरा ये बताएं, आप सब लोगों को कैश का इनफ्लो अच्छा लगता है या कैश का आउटफ्लो अच्छा लगता है? कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो? स्पेशली ईद वाले दिन है, छोटे छोटे बच्चे जो है मामू चाचू उनके पास चले जाते हैं और देख रहे होते हैं जनाब बिला वो करारे करारे कड़कड़े नोट हैं, कापियां आ रही होती है मजे मजे की। ओके जी ठीक है, इनफ्लो अच्छा होता है क्योंकि इनफ्लो इनकम है और आउटफ्लो से आपको जो है पैसे जा रहे हैं, तो आप करें इनफ्लो अच्छा है। बेटा जब हम एसेट परचेज करते हैं, एसेट परचेज करते हैं, बिल्डिंग वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो इनफ्लो होगा आउटफ्लो? तो क्या ये वाला आउटफ्लो भी अच्छा है या खतरनाक है? ये आउटफ्लो नए एसेट खरीदना, नई बिल्डिंग खरीदना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, इसका मतलब ये हुआ ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आउटफ्लो एक्सपेंसेस का हो रहा है तो हम कहेंगे यार इसको कंट्रोल करो, कम करो। अगर आउटफ्लो नए एसेट खरीदने का होगा तो आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, हम कहेंगे हाँ ये ठीक है। तो कभी आउटफ्लो बेहतर लग रहा होगा और कभी आउटफ्लो आपको जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा। इसी तरह अगर आपकी इनकम हुई है तो इनफ्लो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने किसी से लोन लिया है वो तो तब भी इनफ्लो रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा परेशान होंगे कि भाई ये टेम्परेरी इनफ्लो है, बाद में हमें ये पैसे, मेरा फिक्रा मुकम्मल कीजिएगा, बाद में हमें ये पैसे जो आज इनफ्लो हुआ है कल को क्या करना पड़ेगा? यस ठीक है, कल को वापस करना पड़ेगा, आउटफ्लो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इनफ्लो भी कभी कभी अच्छा होता है और आउटफ्लो भी कभी कभी अच्छा होता है जब वो हमें बिजनेस को सूट करे। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है ये आपको बताती है कि कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। ठीक है, अगर इनफ्लो ज्यादा हो आउटफ्लो कम हो तो हम कहते हैं कैश का सरप्लस बैलेंस बच गया है, कैश का सरप्लस बैलेंस बच गया है। ठीक है बेटा, समझ आती है ना इस बात की? इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है तो कैश सरप्लस में है। और बेटा अगर इनफ्लो कम हो आउटफ्लो ज्यादा हो तो कैश का सरप्लस होगा या शॉर्टेज होगी? अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा हो
तो कैश की शॉर्टेज होगी। बिल्कुल ठीक है। तो फिर बेटा ये बोरिंग वगैरह या लोन वगैरह आपको कब लेना पड़ता है? जब कैश का सरप्लस हो या शॉर्टेज हो? कैश का सरप्लस या शॉर्टेज हो तो हमें जरा थोड़ा सा बोरिंग करनी पड़ती है। ओके बेटा, कितनी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ ली अभी तक? कितनी स्टेटमेंट पढ़ ली? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। 3 स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं 5 में से, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। नंबर 4 पे बेटा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बेटा बताती है कि इक्विटी में चेंज कैसे आया, ठीक है, इक्विटी में चेंज कैसे, क्यों, कितना आया। इक्विटी बढ़ भी सकती है या इक्विटी कम भी हो सकती है। तो आज जरा थोड़ा सा इस पे भी डिस्कशन कर लें, क्योंकि कुछ अकाउंटिंग कल ग्रुप में चल रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भी पहला दिन है, ये अकाउंटिंग चलती रहने दें। तो कुछ मुफक्कर जो है वो आपस में, कामरान जरा जस्ट वे जॉकिंग, ऐसे बेटा आप डिस्कशन करते रहा करें ताकि मुझे आइडिया होता रहा करे कि क्या चल रहा है, मैं इसको भी फौरन ठीक कर दिया करूंगा। अच्छा जी, तो कल कुछ अकाउंटेंट्स ने जो है वो अकाउंटिंग की टर्म्स बना रहे थे और एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे थे और बाकियों को कंफ्यूज कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अपनी अकाउंटिंग नहीं बनानी बेटा। अच्छा जी, हमने कहा कि हमारे पास कैपिटल है, ठीक है जी, कैपिटल है, और एग्जाम्पल हमने ली कि कैपिटल हमारे पास लाइक 100,000 है और ये एट द स्टार्ट हमारे पास कैपिटल आ गया, ठीक है बेटा। अब हमें इस साल प्रॉफिट हुआ बेटा, और प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो हमारे पास साल के एंड पे अगर मैं कहूं ये अमाउंट बन जाएगी 1,20,000, है ना। कैपिटल और प्रॉफिट को ऐड कर लें तो मैंने कहा कि हमारे पास इक्विटी बन जाती है, ठीक है बेटा। और रही बात प्रॉफिट की और रेवेन्यू की, तो बेटा रेवेन्यू और प्रॉफिट भी डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। पढ़ेंगे हम बाद में कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है, इनकम और प्रॉफिट क्या होता है, इनकम और रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल सीखेगा, हर चीज सीखेगा, इसी के आपने पैसे पे किए और इसी वजह से आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाएगा कि आप ईच एंड एवरीथिंग का आंसर आपके पास है। अच्छा बेटा, पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। शुरू में कैपिटल था जिसको हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर, ठीक है। तो 1,20,000 को हमने इक्विटी कहा था। पहले सब कंफर्म कर दें वाई लिख के कि इक्विटी की यही बात हमने कल की थी कि कैपिटल और प्रॉफिट वगैरह को हम टोटल कर लें, तो ये जो रिजल्टेंट फिगर है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ये इक्विटी है। अब बेटा अब हमने ये देखना है कि ये इक्विटी किन किन चीजों से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। बेटा अगर मैं ये 1,20,000 को यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको समझ आ गई ना कि ये इक्विटी है, ठीक है। तो मैं इसके टोटल को डिलीट कर लेता हूं और कुछ चीजें जो है यहां से मैं आपको समझाने लगा हूं, और वो चीजें क्या हैं जनाब। बेटा हमने एक टर्म पढ़ी थी कि अगर मालिक बिजनेस में से कुछ पैसे निकलवा ले, अगर मालिक बिजनेस में से कुछ पैसे निकलवा ले तो उसे क्या कहते थे? बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड, सब एक्टिव बैठे हैं जी। ड्राइंग, ठीक है, उसे हम कहते थे ड्राइंग। बेटा मुझे बताएं, जब मैं ड्राइंग यहां पे लिखूंगा, ठीक है, ड्राइंग यहां पे लिखूंगा, तो बेटा ड्राइंग से ड्राइंग को इसमें मैं ऐड करूं। लेट्स से उसने जो 20,000 का प्रॉफिट था कह रहा 15,000 यहीं रख लें, 5,000 मुझे दे दें। ये ड्राइंग बेटा मैं इसमें ऐड करूं, यहां से माइनस करूं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब बेटा हो सकता है कि ये ड्राइंग भी इक्विटी को अफेक्ट कर रही है, ड्राइंग भी आपकी इक्विटी को अफेक्ट कर रही है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों कि अगर हम आप आंसर देखें तो अब आंसर 1,20,000 नहीं बल्कि 1,15,000 आएगा। ओके, तो बेटा मुझे बताएं अभी तक कितनी चीजों ने इक्विटी को अफेक्ट किया है अभी तक, और वो कौन कौन सी हैं? बेशक नाम ही लिख दें, ड्राइंग,
ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, ऐसे ही ना, प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट और लॉस और ड्राइंग। अच्छा बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑनर सोचे कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, मैंने 1 लाख रुपए लगाया और 20,000 मुझे प्रॉफिट हो गया, अगर मैं 2 लाख लगाऊंगा तो 40,000 प्रॉफिट हो जाएगा, सोच करें तो वो चाहेगा इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करना, वो इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? आप होंगे तो आप इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस नजर आ रहा है। तो बेटा अगर वो मजीद पैसे लेके आता है, ऑनर मजीद पैसे लेके आता है, अब लेके कौन आ रहा है? वो प्रॉफिट है, वो कमाया है, प्रॉफिट लॉस है, वो तो नहीं है ना। शाबाश, एडिशन। और एडिशन कौन लेकर आया? एडिशन कौन लेकर आया? ऑनर। और ऑनर जो चीज लेकर आए उसे क्या कहते हैं? ऑनर की जो भी इन्वेस्टमेंट हो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक है बेटा, ऑनर जो भी चीज लेकर आएगा, ऑनर की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका नाम होगा कैपिटल। अब आपने दो चीजें बताई कि एक कैपिटल पहले पड़ा था और एक कैपिटल एडिशनल ले आया, तो फिर मैं उसका क्या नाम रख दूं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी कैपिटल आएगा उसका क्या नाम रख दूं? इनिशियल कैपिटल के बाद, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जब भी फर्दर कैपिटल आएगा उसका क्या नाम रख दूं? एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल बेटा 20,000 आ जाए, अब बेटा बताएं मुझे कि आपकी इक्विटी साल के एंड पे कितनी होगी? शाबाश, इक्विटी साल के एंड पे कितनी होगी? 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, 20,000 का एडिशनल कैपिटल आ गया, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 50,000 की ड्राइंग हुई, साल के एंड पे इक्विटी कितनी होगी?